नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नेतन्याहू, संदेह की सुई नेतन्याहू की तरफ घूम रही है। ये जो हमास ने तबाही मचाई है, ये वो तबाही है जो सीधे सीधे नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा ठोक बजाकर इजराइल के अखबार कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे यहाँ का अखबार है, एक बड़ा नंबर 1 अखबार माना जाता है, उसी तरह से टाइम्स ऑफ इजराइल इजराइल का अखबार है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने जो रिपोर्ट छापी है वो आंखें खोलने वाली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। हमास के साथ में नेतन्याहू के क्या रिश्ते थे, ये भी लोगों को पता चलने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के चौकीदार, इजराइल के प्रधान सेवक। सरल इसलिए कर रहा हूं कि भारत के लोग अगर भारत की चीजों से रिलेट करेंगे तो समझने में आसानी होगी। वो वहां की घनघोर दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के नेता हैं। और लिकुड पार्टी का मतलब होता है कि एक पार्टी जो कि एक कलेक्शन है और जो कि एकत्रीकरण मतलब होता है उसका, ठीक है। तो लिकुड पार्टी के नेता है। उनकी पार्टी जो है वो पार्टी घनघोर दक्षिणपंथी पार्टी है और उसके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप समय समय पर लगते रहे। और अब जब ये पूरा हमला हुआ है, इतिहास का सबसे बड़ा हमला, कई फिल्में बन चुकी हैं। अमेरिका में जिस तरह से हमला हुआ था उसके ऊपर, पर्ल हार्बर, अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं, पर्ल हार्बर और अमेरिका को इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक तरह से धकेल दिया था। तो ये जो घटना हुई है इसको भी पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। आते हैं नेतन्याहू पे। उससे पहले हम आसफ पोजिलोव, एक इजरायली पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनके ट्वीट की बात करते हैं। वो भी बहुत दक्षिणपंथी हैं और जाहिर बात है, जैसे भारत में लोग, बहुत सारे लोग पाकिस्तानियों से तगड़ी नफरत करते हैं, ये भी करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट जो है इसके अंदर बहुत सारी बातें इस हमले के बारे में हमले से पहले बताई गई थी। और वो कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर करके एक कंपनी है, उसमें काम करते हैं। उन्होंने लिखा, ये कोट अनकोट शब्दशः पढ़ रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है। द इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड अ नॉइसी एक्सरसाइज, यानी जो हो रही है वहां पे गतिविधि वो ऐसी गुप्त नहीं है, दुनिया देख रही है, ऐसी गतिविधि है। वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, यानी इजराइल के बॉर्डर के एकदम पास में, विच दे पार्टिसिपेटेड, प्रैक्टिस्ड लॉन्चिंग मिसाइल्स, उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रेकिंग इनटू इजराइल, इजराइल में कैसे घुसना है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिपाहियों को कैसे किडनैप कर रहा है इसकी पॉलिटिक्स, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया। और इस ट्वीट को करने के साथ ही एक चर्चा और भी हुई कि इस तरह का जब भी कुछ करता है इजराइल के खिलाफ, गाजा पट्टी में हमास चाहे गोले छोड़े या कुछ करे, तो आरोप है कि नेतन्याहू उसको इग्नोर करते हैं। और यह माना जाता है कि नेतन्याहू लगातार हमास को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गाजा पट्टी में बहुत सारे लोग, जिसमें हमास के कैडर भी हो सकते हैं, मजदूर के तौर पर इजराइल के अंदर घुसाए। 2018 से करीब 2 से 3 हजार लोग वर्क परमिट पर इजराइल में अलाउ किए गए गाजा पट्टी से।
और 2023 में 20,000 लोग किए गए। मतलब आप सोचिए 2018 में जो 2-3 हजार लोग ही मजदूर आने दिए जाते थे, जब 23 में नेतन्याहू आए हैं दोबारा से, तो उन्होंने उस संख्या को 20,000 कर दिया। यानी इस साल 20,000 लोग इजराइल में घुसे हैं। इजराइल की आबादी कितनी है? दिल्ली से भी कम है। करीब 90 लाख लोग, 90-95 लाख लोग पूरे इजराइल की आबादी है। उस 90-95 लोगों की आबादी वाले देश में अगर 20,000 लोग आप घुसने दोगे तो वो लोग क्या करेंगे? आरोप ये लग रहा है कि इसके जरिए बहुत सारा पैसा इजराइलियों के पास से कमाकर हमास के लोग ले गए और गाजा पट्टी में पैसा आया। इसके साथ साथ मिलियंस ऑफ डॉलर कतर की मुद्रा गाजा पट्टी में आ रही थी और नेतन्याहू उसको भी नजरअंदाज कर रहे थे। यानी हमास के पास आर्थिक रूप से जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट के पीछे नेतन्याहू का एक बड़ा हाथ था या उनकी भूमिका थी। नेतन्याहू अगर नहीं होते तो शायद इतना बड़ा काम और इतना ज्यादा पैसा हमास को ना मिला होता, गाजा पट्टी में ना गया होता। अब नेतन्याहू बार बार ये जो हमले हो रहे हैं, अभी फिर से देखिए क्या हो रहा है। तो ये एक आरोप लगा। दूसरा आरोप ये लगा कि नेतन्याहू जो है उन्होंने इसलिए बढ़ावा दिया, ऐसी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर पैदा की। उनकी कुछ मीटिंग्स में उन्होंने बताया, जो पुराने अब चीजें निकल के आ रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब हम हमास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये उनकी जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, या समझ लीजिए वहां की बीजेपी, वो बढ़ावा दे रही है किसको? आतंकवादियों को। हमास तो आतंकवादी है। और बढ़ावा देने के बाद में बढ़ावा इसलिए दे रही है कि हमास बढ़ेगा तो फिलिस्तीन कमजोर होगा। अब फिलिस्तीन कैसे कमजोर होगा? तो आपको मैं पुराना नक्शा दिखाता हूं जो मैंने अभी 2 दिन पहले दिखाया था। दरअसल फिलिस्तीन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक गाजा, एक वेस्ट बैंक। अब होता क्या है कि एक तरफ फिलिस्तीन है, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, 3 तरफ से इजराइल ने। फिर इजराइल के पार एक छोटी सी लंबी सी पट्टी जिसको कहते हैं गाजा पट्टी, वो भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब अगर हमास के इस्लामिक कट्टरपंथी उग्रवादी पावरफुल होते जैसा कि वो हुए हैं, और वहां गाजा पट्टी में उनका अच्छा खासा दबदबा है, तो फायदा इजराइल को यह होता है कि ये जो 2 हिस्से हैं अलग अलग फिलिस्तीन के, जिनके बीच में इजराइल है, उसमें से एक हिस्सा हमास के पास चला जाएगा, हमास के दबदबे में आ जाएगा। और हमास को तो हम बढ़ावा दे रहे, तो हमास हमसे बाहर कहां जाएगा? तो हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। किसको? फिलिस्तीन को। और इसीलिए जो फिलिस्तीन के जो अब्बास सरकार है वहां की, उसको नजरअंदाज करके नेतन्याहू ज्यादातर जोर हमास के साथ रिश्ते के लिए लगा रहे थे। कहानी थोड़ी सी यहां से समझते जाइएगा। और अब वो स्थिति आ चुकी थी जबकि हमास एक बहुत पावरफुल और डोमिनेंट फोर्स के तौर पे स्थापित हो गया। इसके बाद में इस बीच में एक घटनाक्रम और होता है। नेतन्याहू के ऊपर एक गंभीर आरोप लगता है। आरोप यह है कि नेतन्याहू ने वहां के कुछ अखबारों को गोदी मीडिया, भारत की भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं, बनाने की कोशिश की। गोदी मीडिया मतलब ऐसे अखबार जो नेतन्याहू का ही गाना गाएं, उन्हीं का गुणगान करें। इसके बदले में एक डील हुई। इस डील के तहत नेतन्याहू को उन अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए काम करना था। उन अखबारों का सर्कुलेशन, अखबार का ये होता है कि उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोग खरीदें, ये काम करना था। ये नेतन्याहू इसमें उसको मदद करने वाले थे। और बदले में वो अखबार, मैं नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा हूं, वहां पे 3 अखबार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है,
नेतन्याहू का गुणगान करेंगे। तो ये डील हो गई कि वो गोदी मीडिया बन जाएंगे और बदले में ये उनका प्रसार बढ़ाएंगे। भारत में एक आरोप लगा था, ये लगा था, ये अर्नब गोस्वामी ने लगाया था कि इंडिया टुडे की टीआरपी फर्जी है। और एक पकड़ धक्कड़ हुई थी, कुछ जो टीआरपी निकालने वाली कंपनी के कर्मचारी पकड़े गए थे, आपको याद होगा, 2-3 साल पुरानी बात है। और वो लोग जो है आर्टिफिशियल तरीके से टीआरपी बढ़ाते थे अर्नब गोस्वामी के चैनल की। बाद में ये हुआ कि कुछ समय के लिए टीआरपी टर्मिनेट कर दी गई और नए सिरे से पूरा का पूरा टीआरपी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उसके बाद से जब से टीआरपी लौटी है, वो नंबर 1 चैनल जो आज तक है वो था वाली स्थिति में आ गया है। कभी वो 3 नंबर हो जाता है, कभी 4 नंबर हो जाता है। तो इससे एक चीज पता लगती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सामने वो जेन्युइन नहीं है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ खेल चलता रहता है। तो वहां पे नेतन्याहू ये खेल करना चाहते थे। यहां तक समझ में आ गया आपको? लेकिन इस खेल को करते करते ये खेल पकड़ा गया तो इजराइल की जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने इस दक्षिणपंथी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन इतना बड़ा था कि जिस देश की आबादी 1 करोड़ भी ना हो, उस देश में 10 लाख लोग, यानी 10% आबादी, कुछ अखबारों ने 15 और 20 लाख भी छापा है, इजराइल की सड़कों पे थी। और इतना बड़ा प्रदर्शन और विरोध होने के बाद आखिर में नेतन्याहू को झुकना पड़ा। उसने आश्वासन दिया कि ये करूंगा, वो करूंगा, फला करूंगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये आबादी सड़कों पे थी। ये आबादी सड़कों पे इसलिए थी क्योंकि नेतन्याहू जब फंस गए गोदी मीडिया बनाने वाले कांड में, तो मामला अदालत में पहुंचा और उनको ये खतरा था कि सुप्रीम कोर्ट में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो वो संविधान को बदलने लगे, इजराइल के संविधान से खेल खेलने लगे। और वहां की संसद में उनके पास शक्ति थी, चुनाव जीतने का हुनर था उनके पास। नेतन्याहू के किस्सा सुना रहा हूं आपको। तो उन्होंने एक कानून बदलने का जुगाड़ शुरू किया कि जितने जज हैं या सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी अदालत के फैसले से संसद के किसी सदस्य की सदस्यता पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। करप्शन में अगर नेतन्याहू पकड़े जाए तो भी वो प्रधानमंत्री बने रहें, इस प्रकार का परिवर्तन कानून में किया जाने लगा। और जब ये बिल वहां की संसद में आया तो जनता सड़कों पर उतरी। ये जनता इसलिए उतरी थी। इसके बाद उल्टा सीधा आश्वासन दिया गया, हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन दोबारा से नेतन्याहू ने वही कानून ला दिया। जनता बहुत नाराज थी और नेतन्याहू की जिंदगी रोज नरक बनी हुई थी। ऐसे समय में कोई भी नेता तानाशाह जिसकी कुर्सी जाने वाली हो, वो कुछ शरारत कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन है, उसके पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं या वहाँ के किसी आतंकवादी संगठन के संपर्क में है, मान लीजिए, अभी तक तो ऐसा नहीं है लेकिन है। तो जैसे हमारे यहाँ पुलवामा कांड हुआ था, अगर वो वहाँ के किसी आतंकवादी संगठन से मिलके ऐसा कांड करा ले तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है ना। तो जब से हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसके बाद से देश भर में जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे वो फ्रीज हो गए हैं, बंद हो गए हैं। लेकिन आरोप कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया के, देखो वहां की सरकार ने कुछ किया तो विरोध नहीं हो रहा है। एक तो मैं ये रिपोर्ट ही बता रहा हूं, इसके अलावा भी वहां अखबारों में जबरदस्त छप रहा है, जैसे कि मोसाद जैसी संस्था जो पूरी दुनिया की जासूसी करती घूमती है, भारत वालों की भी कर रही हो कहो तो, उस संस्था को पता नहीं चला इतना बड़ा अटैक हो गया। एक लड़की ने ट्वीट किया तब भी पता नहीं चला, है ना अचरज की बात। और यह भी पता चला है कि वहां पर एक लेख आया है, इसको लेख को वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, वहां के जो रेगुलर कॉलमनिस्ट है उन्होंने लिखा है, मोसाद और वहां की जो लोकल एजेंसी थी, छोटी एजेंसी, मोसाद तो हो गई रॉ, ऐसे काईवी भी होती है ना, ऐसे उनके यहाँ भी होती है, उनके बीच में खटपट पैदा कर दी गई थी इस पूरे राजनीतिक वातावरण के बीच में। और वो
अगर मोसाद का इनपुट आता था तो उस पर भरोसा नहीं करते थे, और मोसाद के पास उनका इनपुट आता तो भरोसा नहीं करते थे। और उनका कहना यह है कि समान गलती FBI और CIA ने भी 9/11 से पहले की थी, इसकी वजह से इनको खबर नहीं हो पाई। लेकिन अगर खबर नहीं हो पाई, मान लीजिए, लेकिन आपके एक पत्रकार सीधे ट्वीट कर रही है और कह रही खुली प्रैक्टिस चल रही है, वहां सबको पता है, तो ये अपने आप में समझने की बात है, जो एक पूरी कहानी सामने आके खड़ी हो जाती है। और अब ये कहानी जब आकर खड़ी हो जाती है, तो जो कार्रवाई करने का जोर है इजराइल का पूरा, वो हमास पे कार्रवाई करने से ज्यादा गाजा पट्टी पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। गाजा पट्टी को सीज कर दिया जाएगा। गाजा पट्टी को सीज करने का मतलब यह है बिजली, पानी, खाना, ईंधन, तेल सब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसकी सजा किसको मिलेगी? हमास को मिलेगी क्या? नहीं। साधनों की कमी हमास के पास होगी क्या? सबसे बाद में होगी। सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे पहले जो वहां पे आम गरीब गुरबा है, आम आदमी है, जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसको कष्ट दिया जाएगा। अब कुछ लोग तर्क कर रहे हैं कि देखिए हमास वालों ने भी तो ऐसा किया, वो कुछ वीडियो आए थे, अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, पिक्चराइजेशन का स्टाइल कुछ कह रहा है, लेकिन मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो वो जो वीडियो आए थे, उन वीडियो को देख के कह रहे हैं कि साहब उन्होंने भी तो इतना किया। भैया आतंकवादियों ने किया। अगर आतंकवादी पंजाब के, खालिस्तान के कुछ करते हैं मान लीजिए, तो क्या भारत सरकार पंजाब को दंड देगी? सीधे साधे भोले वाले ग्रामीणों को दंड देगी? भाई दंड तो उन्हीं को दिया जाएगा ना जो अपराधी हैं। और ये आतंकवादी घटना है, हमास आतंकवादी संगठन है, उसके सदस्यों पे करो जो करना है, उसके नेताओं पे करो, उसकी कमर तोड़ दो, उसके ठिकानों पे बमबारी करो। आम आदमी को मारने का क्या मामला है? एक के मुकाबले 23 आदमियों को मारता है इजराइल, और जो 23 को मारता है उसमें ज्यादातर इनोसेंट होते हैं। एक दावे के मुताबिक 1 लाख लोगों को जेल में बंद करके रखा है इजराइल ने। दुनिया भर की नाकाबंदी है, लोगों की अपनी मूवमेंट तक फिलिस्तीन के रिस्ट्रिक्टेड है, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, इस पे भी सरकार दखलंदाजी करती है। बाकायदा अल जजीरा ने इसको लेकर पूरा रिपोर्ट किया है। 48% जमीन थी, 44%। जब दुनिया भर से सताए हुए यहूदी आए थे और उनको ब्रिटेन ने और अमेरिका ने बसा दिया था यहां पर फिलिस्तीन की छाती पे देश बना के, बहुत सारी चीजें उसकी कहानी है। मैंने अभी पर्सनल से वीडियो में बताया था कि यूएन ने एक कमेटी बनाई, 11 सदस्य की कमेटी, उसमें भारत भी हिस्सा था, और वो जमीन दी गई 44% इनको। आज वो 78% हो गई है। मर भी लगातार दूसरे लोग रहे हैं, और जितने सारे मानवाधिकार के उल्लंघन हो, अत्याचार हो, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई मसला नहीं बनता। जैसे हमास का बनता, अगर ये मसला पहले बना लिया जाता तो हो सकता है आज ये होता ही ना। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, हालात ये कह रहे हैं कि वहां के चौकीदार को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से। 10% देश की आबादी सड़क पे उतरी थी। आप कल्पना कर सकते हैं, इतना प्रदर्शन भारत में कभी नहीं होता। सड़क पे उतरी हुई थी, वो घर चली गई। अब आप गाजा पट्टी पे हमला करके अगर चाहो तो उसको भी कब्जा कर सकते हो। आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका आ गया अब जहाज लेके वहां पे, ब्रिटेन खड़ा हो गया है, अमेरिका से गोला बारूद मिसाइलें मान लिया आपने, आर्टिलरी मांग ली है, तो अब आप तो जो है वो उस पर कब्जा भी कर सकते हो। तो हर लिहाज से अगर कोई फायदे में है तो वो है नेतन्याहू की सरकार, और कोई सबसे ज्यादा घाटे में है तो इजराइल के मासूम नागरिक जो उस वक्त पार्टी कर रहे थे मारे गए। और उसके बाद से अब गाजा पट्टी में रहने वाले वो फिलिस्तीनी जो इस पूरी चीजों से आजिज आ गए, शांति से रहना चाहते हैं। हर बार समझौता होता है, हर बार समझौता तोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने भारत के भाषा, उदाहरण, सोशल मीडिया की भाषा से आपको समझा दिया ताकि आप समझ जाएं।
और आप ये पक्का समझ गए होंगे कि नेतन्याहू जैसे नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।